हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भूगोल विषय के साथ साथ भारत के इतिहास विषय का भी अध्ययन शुरू कर चुके हैं। तो जब हम लोग सबसे पहले भारत के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने भारत के इतिहास का डिवीजन कर किया था। तो डिवीजन के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले देखा था साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत को किस प्रकार से वर्गीकृत किया। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उन्हें उपनिवेशवादी या ब्रिटिश इतिहासकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। मानव के आगमन से लेकर जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम आता है, तो उसके बीच के पीरियड को उन लोगों ने प्राचीन भारत के रूप में वर्गीकृत किया। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित जो शासक हुए, उनसे संबंधित बीच के पीरियड को, इसमें औरंगजेब की मृत्यु या प्लासी की घटना को आधार मानकर मध्यकाल का डिवीजन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर इन दो घटनाओं को आधार बनाकर देखा जाए तो 1947 तक के समय को आधुनिक भारत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आधुनिक भारत के अंतर्गत 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इससे 1947 तक कुछ इतिहासकार और कुछ इतिहासकार प्लासी की घटना से भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बीच के कालखंड को आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार से भारत के इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों और लिखित सामग्री के आधार पर भी भारत के इतिहास का डिवीजन किया जाता है। तो जब हम लोग साक्ष्यों के आधार पर भारत का डिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक काल, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, तो इसमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उत्खनन से, केवल ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो ज़्यादातर पत्थर से संबंधित जानकारी ही प्राप्त होती है उस समय की। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जब हम लोग इंटर करते हैं, तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पाषाण से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, पाषाणों से जानकारी प्राप्त होती है, तथा साथ ही साथ कुछ लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है, किंतु वो जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, वर्तमान का मानव जो है अभी तक पढ़ नहीं सका है। तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल का पीरियड। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल की जानकारी जो का मुख्य स्रोत है, उसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित सामग्री एवं विदेशी इतिहासकार जो हैं, विदेशी यात्री द्वारा जो किताबें या विवरण प्रस्तुत किए गए या लिखे गए हैं, उनके माध्यम से ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो फिर हम लोगों ने विस्तार से देखना शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पाषाण काल वाले टॉपिक में इंटर किए हैं। तो पाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहले देखा था हम लोगों ने देखा था पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जब हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था तो इस समय का जो मानव है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कि इसके महत्वपूर्ण जो उत्खनन स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में, जैसे दमदमा, मैदाहा, लोधाना, भीमबेटका, हथनोर, नेवासा, पल्लवरम, अतिरमपक्कम और गुडिवाम शहरों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो जो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ से भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो यहाँ पर शैल भित्ति चित्र के यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों कालखंडों के यहाँ पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो शैलचित्र है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के भीमबेटका से शैलचित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया पुरापाषाण काल के बारे में।
फिर इसके बाद हम लोग देखे थे फिर हम लोग ये मध्य पाषाण के काल के बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। तो जो मध्य पाषाण काल है तो उसके सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। दमदमा, तो दमदमा, मैदाहा और सराय नायर तथा चौपानी मांडू, ये जो 4 मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, तो इनकी अवस्थिति बेलन घाटी और गंगा नदी घाटियों के आसपास वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से बागोर जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है तो ये पड़ता है राजस्थान में। इसी प्रकार से लंगनाच जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये लंगनाच की अवस्थिति देखने को मिलती है गुजरात में। गुजरात राज्य में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मोहरन पहाड़ जो है, तो मोहरन पहाड़ और आदमगढ़ ये मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है, इनकी अवस्थिति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से वीरभानपुर पश्चिम बंगाल से इसके यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वीरभानपुर, पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश राज्य में ही अवस्थित एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसी प्रकार से जलाल हल्ली जो हड़प्पा कालीन या ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये कर्नाटक राज्य में इसकी अवस्थिति पाई गई है। अब हम लोग देख लेते हैं इस काल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में। तो इस काल के विषय में जो जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है वो C.L. कार्लाइल महोदय ने विंध्य क्षेत्र से 1867 ईस्वी में लघु पाषाण उपकरण की प्राप्ति की थी। तो C.L. जो कार्लाइल थे, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से 1867 ईस्वी में यहाँ से एक लघु पाषाण उपकरण खोजा था। जो मध्य पाषाण काल है तो ये नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के मध्य का एक संक्रमण काल है। क्या है? संक्रमण काल है। तो ये जो संक्रमण काल से तात्पर्य क्या है कि कुछ ऐसे तत्व जो पुरापाषाण काल के इस समय देखने को मिलते हैं और नवपाषाण काल जो है उसके यहाँ पर तत्व की स्टार्ट हो जाते हैं। जो ऐसे तत्व हैं जो पुरापाषाण काल में देखने को मिलते हैं तो उनको इस शुरुआती स्टेज में मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। जैसे नवपाषाण काल का जो मानव है, इनके जो अस्त्र शस्त्र है उनमें जो परिवर्तन होता है तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ के मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण से निर्मित होते थे। तो माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण से निर्मित होते थे। तो इन औजारों की लंबाई होती थी 1 से 8 सेंटीमीटर, अर्थात ये नुकीले धारदार होते थे जिससे इनको शिकार करने में आसानी होती थी, जिससे ये छोटे और बड़े दोनों प्रकार के जानवरों का शिकार कर सकते थे तथा उनसे मांस की प्राप्ति करते थे। साथ ही साथ उनसे एक खाल की भी प्राप्ति करते थे जिनको सुखाकर बारिश के समय में और जाड़े के समय में उसको पहनने में इस्तेमाल लाते थे। तो इस काल का जो मानव है मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर था। तो ये जो इस समय का मानव है खाद्य संग्राहक ही था, ना कि खाद्य उत्पादक। खाद्य संग्राहक से तात्पर्य ये है कि ये इस समय का जो मानव है कंदमूल फल को एकत्रित करता था एवं शिकार से जो भी मांस की प्राप्ति होती थी उसको संरक्षित करके खाता था। जो पशुपालन की जानकारी मिलती है तो सबसे पहले पशुपालन की जानकारी मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होती है। तो पशुपालन में सबसे पहले मानव द्वारा कुत्ता जो जानवर है उसको सबसे पहले पाला गया था। तो कुत्ते को इस काल का मानव, जो मध्य पाषाण काल का मानव है, उसने सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया था। तो इसके साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो मानव का सबसे पहले अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है
आदमगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम इसी काल में आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ राजस्थान के बागौर से भी मानव अस्थिपंजर की प्राप्ति हुई है। आदमगढ़ और बागौर जो मध्यपाषाणकालीन स्थल है, तो यहाँ से प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा मैदाहा से अंत्येष्टि संस्कार विधि तथा मानव आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। तो अंत्येष्टि संस्कार विधि क्या होती है? जब किसी मानव की मृत्यु होती थी तो उन्हें क्रियाक्रम के माध्यम से दफनाया या जलाने की यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कुछ मानवों के साथ ऐसा किया जाता था कि उन्हें मृत्यु के बाद दफना दिया जाता था। तो कुछ ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जिन्हें दफनाया नहीं जाता था, तो उन्हें जलाकर उनका क्रियाक्रम किया जाता था। तथा कुछ ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं जैसे जैन धर्म में होता है कि उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो अंत्येष्टि संस्कार हैं, तो इसी समय सरायनहर राय और मैदाहा से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक साथ कई मानव के कंकाल पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर युद्ध जैसी घटना हुई होगी। तो यहाँ पर पता चलता है मानव आक्रमण के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं सरायनहर राय और मैदाहा से। इसी प्रकार से गुजरात में जगह पड़ती है लंगनाज। तो लंगनाज से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त, ये जो लघु पाषाण उपकरण है के अतिरिक्त यहाँ पर जो पशुओं की हड्डी होती है उससे भी, और साथ ही साथ मानव के जो कंकाल होता है, तो ये जो लंगनाज है तो यहाँ से लघु पाषाण उपकरण की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ पशुओं की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं और मानव कंकाल भी लंगनाज से प्राप्त हुआ है तथा यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी लंगनाज से प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, मरुस्थल वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर खुले निवास के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो खुले निवास मतलब आसमान के साए में ये लोग निवास करते थे। कुछ स्थानों पर राजस्थान वाले क्षेत्रों में झोपड़ी का भी इन लोगों ने निर्माण कर रखा था, जैसे बागौर राजस्थान में ही पड़ता है, चौपानी मांडो और सरायनहर राय ये उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर खुले निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया मध्यपाषाणकालीन मानव के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।